गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल समाचार? बढ़िया। ऑल राइट। ओके। तो बैलेंस शीट हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था, है ना? और बैलेंस शीट में पूरी फॉर्मेटिंग्स हम लोगों ने देख रखी है। कैटेगराइजेशंस देखे हम लोगों ने एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, करेंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, है ना? और ट्रेडिंग पीएल तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख ही रखा है। उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखे हैं। तो आज मेरा क्या मन है कि ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट दोनों की थ्योरी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन किया जाए जिसमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट दोनों को प्रिपेयर साथ साथ हम लोग कर सके। मीन्स ट्रायल बैलेंस हमारे पास में है और ट्रायल बैलेंस से डेटा को बस लाइक एक्सट्रैक्ट करते करते और हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट रेडी करना है। ठीक बात है। तो इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चंस ले रखा है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जिसमें ये आपका लाइक कुछ डेटा यहाँ पे है और कुछ डेटा यहाँ पर है। ठीक है। तो अगर इसका ट्रेडिंग पीएल बनाना स्टार्ट करें तो ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट आज आपको याद होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, मैंने आपको ट्रेडिंग पीएल के टाइम में भी कहा था कि जब भी अभी अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं 11th क्लास में, जो आप मान लीजिए कि फाइनल अकाउंट चैप्टर अभी आपने स्टार्ट करा है, तो हो सकता है ना कि फॉर्मेट्स आपको पूरे तरीके से ध्यान या याद नहीं रह पा रहे होंगे। ये बहुत ही यूजुअल है, इसमें एकदम से परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आप अभी क्या करेंगे, हर कुछ दिन में ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसको एक बार नोटबुक में लिखेंगे, है ना? वो लिखने से क्या होगा, धीरे धीरे यूज टू आप हो जाएंगे कि अच्छा ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखते हैं, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, परचेजेस कहाँ पे लिखते हैं। ये चीजें आपको थोड़ी सी यूज टू होनी है। समझना एक अलग विषय है और लिख पाना एक अलग विषय है ना? क्योंकि एग्जाम्स में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो उस समय आपके पास में एकदम यूज टू वाला प्रैक्टिस होना चाहिए कि खटाखट खटाखट देख करके लिख लिए। तो वो वाली प्रैक्टिस आप करेंगे, है ना? हो सकता है कि अभी जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कभी कभी आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, अच्छा अच्छा झटके से समझ में आया, अच्छा ये चीज यहाँ जा रहा है, चीज वहां जा रहा है, होगा ऐसा। ठीक है, लेकिन आप बात को अभी समझिए और फिर प्रैक्टिस मोड में आ जाइए। आइए, तो हमने आपको ट्रेडिंग पीएल के टाइम में भी बोला था कि आपको ऐसा काम नहीं करना है क्या कि अगर आपके पास में ट्रायल बैलेंस है तो आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लीजिए, फिर पीएल अकाउंट कंप्लीट करिए, फिर बैलेंस शीट कंप्लीट करिए। ऐसे में क्या होता है ना, एक आध एंट्री छूटने की चांसेस हो जाती हैं। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक करके डेटा को लिखते जाएंगे। जो जैसे कैरेज इनवर्ड है ना, तो कैरेज इनवर्ड को आप लिखेंगे, पता लगा वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर बैलेंस शीट में यहाँ पे आ सकता है, वो हमको देखना पड़ेगा। तो हम इतना मोटा मोटा समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट का जो साइज है वो पीएल अकाउंट के साइज से कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो है हम एक अजम्पशंस लेकर के चल रहे हैं कि मोटा मोटा क्वेश्चन को देखते हुए कि इतने स्पेस में तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, है ना? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक बॉटम बॉर्डर ले लेते हैं यहाँ पर। ये समझ पा रहे हैं? ये हो गया ट्रेडिंग का पार्ट, ये हो गया पीएल का पार्ट। ठीक उसी तरीके से बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं। अगर आपको ध्यान आता होगा तो हम लोग यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज लिखते थे और इधर साइड में करेंट एसेट्स लिखते थे। करेंट लायबिलिटीज और करेंट एसेट्स लिखने के टाइम में, बैलेंस शीट के टाइम में, जस्ट लास्ट क्लास हमने आप लोगों को बोला था कि बहुत सारी जगह में आप देखेंगे कि शॉर्ट टर्म एसेट्स पहले लिखा रहता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स बाद में, है ना? और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पहले, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बाद में। और बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि लाइक पहले जो है सो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, फिर शॉर्ट टर्म एसेट्स है, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। तो आप दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आइए, तो कैरेज इनवर्ड क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? ये गुड्स को परचेज करके लाने में दिया हुआ भाड़ा खर्चा है। तो आप इसको ट्रेडिंग का पार्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, याद करिए, ओपनिंग स्टॉक, है ना? फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं, परचेजेस। अगर रिटर्न होगा तो माइनस करेंगे। उसके बाद जगह बन जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, है ना? और डायरेक्ट एक्सपेंस में अभी आपको क्या लिखना पड़ेगा,
कैरेज इनवर्ड कितना है भाई 8000। उसके बाद में है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं होता है, कैरेज आउटवर्ड पीएल का पार्ट होता है क्योंकि वो सेल्स के टाइम में दिया हुआ खर्चा है। तो कैरेज आउटवर्ड यहां पर आप लिखेंगे 3500। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैंने बोला था फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे दैट विल कम अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर बाय एनी चांस कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो पहले आप ट्रेडिंग पीएल का लाइक जो थियरी हमने एक्सप्लेन किया है उसको देखिए। वो अगर आप देख लेंगे तो जो अभी मैं क्विकली यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, ये चीज यहाँ जाएगा वो चीज वहां जाएगा, वो क्यों जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन हमने वहां दे रखा है ना। तो आप अगर चाहें तो उसको एक बार देख लेंगे, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेंगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 42,000। उसके बाद में आपका यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, पीएल का एक्सपेंस है ये। एडवर्टाइजमेंट कितना होगा 7,000। उसके बाद में आता है फ्रेट इनवर्ड। हमने कहा था कि जितने भी इनवर्ड एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स को हिट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनेगा। ठीक है, कितना है फ्रेट इनवर्ड 4400। ठीक है, उसके बाद में लाइटिंग। लाइटिंग देखिए यूजुअली यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि फैक्ट्री में यूज हो रहा है या फिर ऑफिस में, तो हम लोग एक अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि इस लाइटिंग को हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, ऑफिस में। तो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हम लोग कहाँ लिखते हैं, पीएल अकाउंट में। यहाँ पे आप लिखेंगे 6000। अच्छा, उसके बाद में कस्टमर अकाउंट 80,000 है। कस्टमर अकाउंट मतलब डेटर्स है ना। डेटर्स को कहाँ लिखते हैं हम लोग, करेंट एसेट्स में। यहाँ पे एक मिनट रुकिए तो मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूं। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स आप लिख सकते हैं। सन्ड्री डेटर्स कितना था, शायद 80,000 था, एक बार रीचेक कर लें थोड़ा। हाँ, फिर बोलता है वेंडर्स अकाउंट, सप्लायर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर 61,000। ये करेंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 61,000। उसके बाद में आइए ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस गुड्स को छुड़वाने के लिए, जब आपके पास सामान आपके सप्लायर के एंड से आता है तो उसको छुड़वाने के लिए ये पैसे आपको लगते हैं, है ना। तो वो कहाँ जाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स को हिट करेगा, तो उसको आप यहाँ पे लिखिए ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस 5200। पोस्टेज एक तरीके का लाइक क्या कह सकते हैं, कुरियर चार्जेस एक तरीके से अपन कह सकते हैं, जो कि पीएल अकाउंट का पार्ट है। पोस्टेज 800 रुपीज। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप फायर इंश्योरेंस के लिए सॉरी इंश्योरेंस के लिए आपने एक प्रीमियम दे रखा है, फायर इंश्योरेंस के लिए आपने एक प्रीमियम दे रखा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ जाएगा, पीएल का पार्ट जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3600। उसके बाद में पेटेंट्स है, ये आपका इंटेंजिबल एसेट है ना। तो आप यहाँ पर एसेट में जब ऊपर हेडिंग मारेंगे फिक्स्ड एसेट, तो हमने आपको लास्ट क्लास सिखाया था कि अगर आप चाहें तो आप इसको कैटेगराइज कर ले, कैसे, एक टेंजिबल एसेट्स और उसके एक हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे लिख भी सकते हैं। मेरा सलाह अगर आप मानेंगे तो मैं बोलता हूं कि इसको थोड़ा कैटेगराइज करके लिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टेंजिबल एसेट दे देता हूं और यहाँ पर मैं इनटेंजिबल एसेट्स दे देता हूं। बात समझ आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हम दे देते हैं इन्वेस्टमेंट्स का। अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, देखते हैं आगे है कि नहीं है। पहले मैंने हेडिंग बना करके छोड़ दिया। एक काम करिए तो इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, इतना ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा
बोल्ड कर देते हैं हेडिंग के जैसा। चलिए यहां पर हम लोग देंगे पेटेंट्स। हम लोग क्या देंगे? पेटेंट्स। पेटेंट 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 12,000। आइए यहां पर 12,000। ठीक है, इसको लास्ट में ना हम लोग और आगे करेंगे, क्योंकि देखिए फिक्स्ड एसेट के अंदर में टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट्स के अंदर में कुछ अगर आएंगे तो आएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर में पेटेंट्स है, तो पेटेंट जो स्टार्ट होना चाहिए वो इनटेंजिबल एसेट के अंदर से, मतलब यहां से कुछ स्टार्ट होना चाहिए। एक ही बार कर देंगे, दिखाएंगे कैसे करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? इनकम टैक्स। देखिए बाबू एक बात समझिए, अगर ये कंपनी होती है ना तो फिर हमारा ये कंपनी का एक्सपेंस होता। हम ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली में बुक में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो इनकम टैक्स है वो माना जाता है ये ओनर का इनकम टैक्स है। तो ओनर का जो इनकम टैक्स होगा वो तो ड्राइंग्स हो गया ना, वो तो बिजनेस के खर्चे में शामिल पूरे तरीके से नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स आप यहाँ पर ड्राइंग्स में लिखेंगे तो सबसे पहले याद करिए क्या लिखते थे हम लोग? कैपिटल। उसमें हम लोग क्या ऐड करते थे? जो भी नेट प्रॉफिट्स हमारा ट्रेडिंग पीएल से आता था, और फिर उसमें हम लोग लेस क्या करते थे? ड्राइंग्स, है ना। तो ड्राइंग्स को आप यहां पर ऐसा करिए, अब यहां पर आप लिख दीजिए इनकम टैक्स। कितना रुपया था भाई? इनकम टैक्स था 24,000। इनकम टैक्स था 24,000। बेसिकली हमें एक कॉलम यहां पर ना और बनाना चाहिए, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना काफी है। आप एक नया फ्रेश कॉलम बना लेंगे जिसको हम लोग इंटरनल कॉलम या इनर कॉलम बोलते हैं, जिसका एडजस्टमेंट करने के बाद में हम लोग बाहर में ये फाइनल अमाउंट लिखते हैं, है ना। मुझे ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े करके हमने एक ही कॉलम में एडजस्ट कर रखा है। आइए, ये इनकम टैक्स माइनस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए उसके बाद में आता है ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस में नाम से ही समझ में आ रहा है ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, तो कहाँ जाएंगे? पीएल में जाएंगे 7,200। आप यहाँ पे जाएंगे ऑफिस एक्सपेंस 7,200। चलिए इस साइड तो कर लिया हम लोग। अब इधर आते हैं कैश इन हैंड 2,500 करेंट एसेट्स है बाबू। आप एकदम लास्ट में लिखेंगे इसको कैश इन हैंड, क्योंकि लिक्विडिटी के हिसाब से कैश, अगर आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे हाईली लिक्विड या कह सकते हैं सबसे हाईली लिक्विड एसेट क्या होगा? कैश होगा। लिक्विड एसेट का मतलब क्या? जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कैश है उसको कैश में क्या ही कन्वर्ट करना। तो इसलिए कहा जाता है कि हाईएस्ट लिक्विड एसेट क्या होगा? दैट इज कैश इन हैंड। सबसे नीचे उसको लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी के हिसाब से लिख रहे हैं, लोअर लिक्विड टू हायर लिक्विड, है ना। तो कैश इन हैंड का पोजीशन सबसे नीचे आएगा, दैट इज 2,500। आप यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे 2,500। अगर यहाँ पे जगह कुछ बच जाता है तो हम इसको ऊपर स्किप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या बोलता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी है। आपने जितना डिपॉजिट किया था उससे कहीं ज्यादा विड्रॉ आप कर चुके हैं, तो आप इसको लायबिलिटी मानेंगे, है ना। कहाँ का पार्ट है? करेंट लायबिलिटी का। जितना आपने डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा आप विड्रॉ कर चुके हैं, तो जो एक्स्ट्रा विड्रॉल हो गया दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने 10 रुपए डिपॉजिट किए थे, आप 12 रुपए विड्रॉ कर चुके हैं अपने करंट अकाउंट से, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा विड्रॉल होता है ना, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि कल को आप इसको बैंक को पेमेंट करेंगे। उसके बाद आइए, मोटर कार एसेट है ना, लॉन्ग टर्म एसेट है। मोटर कार 60,000। आप टेंजिबल के अंदर में लिखेंगे बाबू, मोटर कार 60,000। आइए, उसके बाद में ड्राइंग्स है 8,000। प्योर प्योर ड्राइंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, ड्राइंग्स 8,000। रहने दीजिए, अभी इसको एकदम परेशान मत होइए। उसके बाद में क्या है? ऑडिट फीस, ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस का नहीं मतलब अकाउंटिंग जो हम लोग करवाते हैं ना सीए फर्म से, तो सीए फर्म वालों को ऑडिट करने के लिए ऑडिट का पैसा तो देना पड़ेगा, दैट इज ऑडिट फीस। तो
ये ओवरऑल खर्चे हैं, गुड्स से रिलेटेड खर्चे नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में कोई हिट नहीं करेगा। तो कहाँ डालेंगे आप? पीएल अकाउंट में डालेंगे। ऑडिट फीस 2700। फिर आता है प्लांट 1,53,900। ये आपका टेंजिबल का पार्ट हो गया। प्लांट 153,900। उसके बाद में आता है रिपेयर्स ऑन प्लांट। प्लांट आपका हो गया कैपिटल नेचर का, क्योंकि एसेट है, उस पर होने वाला रिपेयर तो एक्सपेंस हो गया ना। तो आप उसको कहाँ लिखेंगे? नॉर्मल पीएल अकाउंट के इसमें पार्ट में। रिपेयर ऑन प्लांट, गुड्स से रिलेटेड खर्चे नहीं है और ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स को कहीं हिट कर रहे हैं। स्टॉक एट द एंड। अच्छा, यहां पर ना एक बात है, अभी इस बात को देखिए। स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक यहां पर नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है। क्यों नहीं है आगे देखते। अच्छा हाँ, देखिए समझ में आ रहा है। यहां पर लिखा हुआ परचेज एडजस्टेड, इस बात को ध्यान से समझिएगा। परचेज एडजस्टेड दिया हुआ है और यहाँ पर अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। थोड़ा सा ना एक यहाँ पर ये ट्रिकी पॉइंट है, इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ, तो फिर आगे की बात हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्या होता है ना दोस्त, कि आप जब साल भर में, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए तो, हाँ, साल भर में आपने परचेज किया है प्रोडक्ट, एग्जाम्पल 10,000 का, ठीक। उसमें से 8,000 रुपए के प्रोडक्ट को आपने सेल आउट कर दिया। हो सकता है 20,000 में बेचे होंगे, 30,000 में बेचे होंगे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए 8,000 का प्रोडक्ट आपने बेच डाला, ठीक। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा होगा बोलिए तो? क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बचा होगा? 2,000। बोलिए हाँ कि ना। आप मुझे बताइए, परचेज जब हुआ होगा तो एंट्री किए होंगे कि नहीं किए होंगे? ऑफ कोर्स। 8,000 के प्रोडक्ट को मैं सपोज करके चलता हूं आपने 30,000 में सेल आउट किया था, तो सेल्स की भी एंट्री किए होंगे आप, है ना। तो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री करेंगे? ध्यान से इस बात को समझिए। नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2,000 जो है ना, ये इसका पोर्शन है, और जब इसकी एंट्री ऑलरेडी हो रखी है तो क्या इसकी एंट्री फिर से करेंगे आप? नहीं करेंगे। इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, और क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री नहीं होती तो क्लोजिंग स्टॉक का लेजर नहीं बनेगा, और जब लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सामान्यतः इन जनरल क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर मिलेगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन, उसमें स्टॉक इन हैंड जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया है। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो ऐसा क्या सिनेरियो है, देखिए यहां पर ना परचेज की जगह में लिखा हुआ परचेज एडजस्टेड। परचेज एडजस्टेड, दो बात समझिएगा। अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, ठीक है, तो हम लिखेंगे परचेज, कितना लिखेंगे भाई? हम यहाँ लिखेंगे 10,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें शामिल है। या फिर एक ट्रायल बैलेंस हम ऐसा बना सकते हैं, यहां पे हम लिखेंगे परचेज एडजस्टेड, परचेज नहीं, परचेज एडजस्टेड। तो यहां पे जानते हैं कितना अमाउंट लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के बाद जो बचता है, मतलब जितना प्रोडक्ट हमारा बिका, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8,000 रुपीज। तब के केस में हमको लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपए। बात समझ आ रही है? तो ले दे करके लिखना आपको 8,000 ही है, इससे बाहर आप नहीं जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा दिखाने का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो गया। यहाँ पर परचेज एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर सीधे सीधे परचेज लिखेंगे तो आप क्लोजिंग स्टॉक अलग से फिर दिखाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप दिखा चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। लेकिन बाबू सब समझिए, जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएंगे, तो आप परचेज लिखेंगे, मान लीजिए 10,000। इसमें इसमें क्लोजिंग स्टॉक का शामिल है ना अमाउंट। आप यहाँ पर सेल्स लिखते होंगे, आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 2,000 लिखेंगे और यहाँ पे सेल्स लिखेंगे 30,000, जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ जो सेल्स है ना,
अगर ये 2000 नहीं लिखते तो ये सेल्स 30,000 ये कंपेयर हो जाता इस 10,000 के साथ में, जो कि अनफेयर है, क्योंकि इस 30,000 में जो प्रोडक्ट आप बेचे हैं वो सिर्फ 8,000 का बेचे हैं, तो 8,000 के वैल्यू का प्रोडक्ट का कॉस्टिंग है ना 30,000 के सेल्स के साथ में कंपेयर होना चाहिए, ना कि पूरे परचेज को आप सेल्स के साथ में एडजस्ट कर लीजिए। समझ रहे मेरी बात को? मतलब पूरा जो सेल्स है ना, ये सेल्स, ये क्या सारे स्टॉक का सेल्स है? नहीं, सिर्फ 8,000 के वैल्यू का सेल्स है। तो 8,000 के वैल्यू का ही तो प्रोडक्ट आप 30,000 के साथ में कंपेयर करेंगे, तब तो रियल टाइम, अरे जो प्रॉफिट जो 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 स्टॉक बिका ही नहीं है उसको आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं सेल्स के साथ में? ये तो अनसोल्ड बचा हुआ है। तो इधर भी आपने क्लोजिंग स्टॉक शामिल कर लिया, तो इधर भी आपने क्लोजिंग स्टॉक शामिल कर लिया। यहाँ जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं उतना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप यहाँ भी दिखा देते हैं। तो ठीक ठीक कंपेयर हो गया, 30,000 रुपया का सेल और 8,000 रुपया का परचेज, उतने हिस्से के प्रोडक्ट का नफा नुकसान निकाल लेंगे आप। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग पीएल आप बनाते हैं किसके कारण से? ये वाले ट्रायल बैलेंस से, ये वाले ट्रायल बैलेंस से। तो आप यहां लिख रहे होंगे परचेज एडजस्टेड, सिर्फ कितना लिख रहे होंगे? 8,000 लिख रहे होंगे ना। तो जब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को आपने अनसोल्ड वाले प्रोडक्ट को शामिल ही नहीं किया, सेल से आप यहाँ पे लिखिए ना 30,000, ठीक है। तो जब आपने एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट यहाँ डाला ही नहीं, जो अनसोल्ड है, जो कि सेल नहीं किया आपने, तो क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है आपको? 2,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? क्योंकि आपने यहाँ पर उतने ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को दिखाया है जितना प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है। बात क्लियर है? एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको मैं और भी अच्छी तरीके से दे देता हूं। जैसे आप अगर देखेंगे, मैं पहले भी बोल चुका इस एग्जांपल को, फिर से एक बार बोल देते हैं। आपने मान लीजिए 2 पीस पेन परचेज किया 100 के रेट से, तो 200 का परचेज हो गया। 1 पीस पेन अगर आपने सेल किया मान लीजिए 160 रुपए में, तो 160 का सेल हो गया। तो क्या अपन कह दे कि 200 का परचेज, 160 रुपए का सेल, 40 रुपए का हमारा लॉस हो गया? नहीं कह सकते, क्योंकि 1 पीस पेन अगर सेल हुआ है तो इसके अंदर की कैलकुलेशन करने के लिए, प्रॉफिट लॉस इवेल्युएट करने के लिए हमें एक ही पेन का तो कॉस्ट लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग जब भी कॉस्ट निकालते हैं डेबिट साइड लिखने के लिए, तो जितने हिस्से का प्रोडक्ट बिका है उतने ही हिस्से की कॉस्टिंग लिखते हैं। चूंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 8,000 लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक को शामिल नहीं किया हमने, तो इधर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख करके बढ़ाने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब भी आपकी किसी भी क्वेश्चन में अगर परचेज एडजस्टेड लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक उसमें शामिल नहीं है। तो जब इस साइड में बढ़ा हुआ नहीं दिखाए तो इधर भी क्लोजिंग स्टॉक आप दिखाएंगे नहीं। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कहाँ गया? ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सिर्फ कहाँ पर जाएगा? वो सिर्फ जाएगा करेंट एसेट्स में। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा था ना, तो आप जानते हैं परचेज एडजस्टेड का मतलब, इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये चीज एकदम ठीक है, लेकिन परचेज एडजस्टेड का मतलब क्या होता है? परचेज एडजस्टेड का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक होता ना तो इसमें जुड़ गया होता। तो परचेज एडजस्टेड तो दिख रहा है, वो ओपनिंग स्टॉक, मतलब कहने का, सॉरी मैं गलत तरीके से शायद बोल गया। मैं बोल रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो जो परचेज एडजस्टेड है उसमें ओपनिंग स्टॉक भी है, उसमें परचेजेज भी है और क्लोजिंग स्टॉक को रिमूव भी किया हुआ है। इसका मतलब परचेज एडजस्टेड में ओपनिंग स्टॉक शामिल है, अलग से फिर से ओपनिंग स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इस कारण से अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं मिल रहा है ना। तो ओपनिंग स्टॉक का जरूरत अब हम लोगों को यहाँ पर नहीं, क्योंकि परचेज यहाँ पर डायरेक्टली एडजस्टेड फिगर हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब कैलकुलेटेड फिगर हम लोगों को दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। तो अभी आइए क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्टॉक एट द एंड 76,000, क्या हम लोग यहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 76,000। आइए, उसके बाद में परचेज एडजस्टेड 1,60,000 है, इसको लिखिए यहाँ पर 1,60,000।
उसके बाद में आप आएंगे कमीशन ऑन परचेज। परचेज कोई भी प्रोडक्ट ऐसा आपने परचेज किया, हो सकता है कम दाम में परचेज करने के लिए आपने किसी ब्रोकर को हायर किया और उस ब्रोकर को उस परचेज के अगेंस्ट में आपने कमीशन दिया, तो आप उस परचेज में जो भी गुड्स खरीदे होंगे ये कमीशन उसके कॉस्ट को हिट करेगा ना। तो आप कमीशन ऑन परचेज को कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग का पार्ट में डालेंगे। कमीशन ऑन परचेज कितना हो गया? 2000। उसके बाद में आइए इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस। सबसे पहले तो ये ट्रेड का एक्सपेंस है, मैंने बिजनेस का खर्चा, और इंसिडेंटल है। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपके ऑफिस में कुछ लाइट खराब हो गया, आपकी एलईडी मान लीजिए जो बल्ब वगैरह जलाते हैं, ट्यूब लाइट जलाते हैं, वो लाइटिंग्स कुछ खराब हो गई, छोटे मोटे कुछ रिपेयर्स हो गए, बहुत इंसिडेंटल, ऐसा नहीं कि रेगुलर वे में हो रहा है, तो आप छोटे मोटे उन खर्चों को अलग से एक हेड बना करके नहीं लिखना चाह रहे थे, तो आपने क्या कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस में डाल दिया, दैट इज इंसिडेंटल, कभी कभार हो गया तो हो गया। तो उसको आप कहाँ डालेंगे? पीएल में डालेंगे, क्योंकि ऑफिस बिजनेस का खर्चा है, गुड्स से इसको कोई लेना देना नहीं है। 3200, 3200। उसके बाद में क्या है? इन्वेस्टमेंट है 30,000 का, ठीक है। आप आइए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 30,000। कुछ और नाम नहीं दिया था तो हमने इसके आगे ही लिख दिया। अगर कुछ नाम होता, जैसे मान लीजिए शेयर्स एट एबीसी लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम होता तो हम लोग उसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे, है ना। आइए, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखा है उससे आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, तो इंटरेस्ट तो आपके लिए इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि हमें नेचर ऑफ बिजनेस नहीं मालूम है, तो हम लोग अपने सेल्स को मानेंगे डायरेक्ट इनकम, और ये जो वर्क पार्ट है इसको मानेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी इनकम जो बिजनेस के मेन नेचर से लाइक अक्रू या अराइज नहीं होता हो, जो बिजनेस के मेन नेचर से इनकम अराइज होता हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4500। फिर यहाँ पर आएंगे आप कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है, कैपिटल आप यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। अच्छा, उसके बाद में क्या है भाई? सेल्स है 5,20,000। आइए यहाँ पर लिखेंगे सेल्स 5,20,000। रेंट दिया हुआ है 12,000, ऑफिस का खर्चा है, रेंट हो गया कितना था जी? 12,000। उसके बाद में क्या है? डिस्काउंट पेड, माने डिस्काउंट अलाउड, है ना। ये डिस्काउंट पेड क्या ही मैं लिखती हूँ, ठीक, चलिए ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। ये आपके लिए एक्सपेंस है 2700। ये डिस्काउंट रिसीव होता तो आप यहाँ पे लिखते। अच्छा, डिस्काउंट ऑन परचेज, ये ना लाइक बहुत बार आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा ऐसा वर्ड, डिस्काउंट ऑन परचेज। तो डिस्काउंट यूजुअली हम लोग दो टाइप से कवर करते हैं ना, एक हो गया कैश डिस्काउंट, एक हो गया ट्रेड डिस्काउंट। ये परचेज पर का डिस्काउंट, अब हमारे मन में एक शंका आ रहा है, डाउट आ रही है कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या फिर कैश डिस्काउंट है। तो आप क्या सोचेंगे इसको? आप सोचेंगे इसको कैश डिस्काउंट। क्यों ऐसा? क्यों ये लिखा है मैंने? इसलिए इसलिए नहीं, अगर ये तो मैंने हिंट करने के लिए लिख दिया, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी इस बात को समझेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री तो करते नहीं, तो जिसकी एंट्री नहीं उसका लेजर नहीं, जिसका लेजर नहीं उसका ट्रायल बैलेंस नहीं, तो ये कौन सा डिस्काउंट रहा होगा? ये डिस्काउंट रहा होगा कैश वाला। तो कैश डिस्काउंट इसका मतलब डिस्काउंट परचेज के टाइम में डिस्काउंट आप रिसीव किए होंगे, तो इस डिस्काउंट को आप यहाँ लिखेंगे इनकम साइड में। कितना है? 3400। चलिए फटाफट आप कैलकुलेट करते हैं। आइए आइए, अब सबसे पहले टोटल कर ले हम लोग यहाँ पर। तो टोटल करने के टाइम में एक बॉर्डर ले लेते हैं। यहाँ तो एक ही अमाउंट है 5,20,000, यहाँ पर भी वही अमाउंट आ जाएगा इक्वल दिस वन 5,20,000। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना आ गया भाई? दिस वन माइनस टोटल ऑफ यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक 298400। अच्छा, ये वाला जो फिगर है ये बेसिकली एक लाइन नीचे कर दीजिए और यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर करते हैं ना उस अमाउंट को, तो आप लोग इसको यहां ट्रांसफर करेंगे। अब आप नीचे बढ़ेंगे दोस्त,
चलिए पहले टोटल कर लीजिए फटाफट। किधर का लग रहा है फिगर ज़्यादा? ऑफ कोर्स इधर वाला ही लग रहा है, देखने से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आप इसको टोटल करेंगे, इनको इतना आ गया, इसको आप इधर से इक्वल सेम अमाउंट बड़ा वाला फिगर जो लिखते हैं वो यहाँ पे लिख दिए हम लोग, है ना, क्योंकि हमने लेजर में बता रखा है जो बड़ा वाला फिगर होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है, दिस वन माइनस टोटल ऑफ दिस वन, 255400। यहाँ पे आएंगे नेट प्रॉफिट 255400, शायद मैं गलत लिख दिया हूँ क्या, देखें, हाँ नहीं ठीक है, 255400। अब हम लोग क्या करेंगे फाइनल अमाउंट यहाँ करने के लिए, सबसे पहले 1 लाख, फिर प्लस करेंगे 255400 माइनस 24,000 और माइनस करेंगे 8,000। ये फाइनल इतना अमाउंट आया। अब कैश इन हैंड को ऊपर लेके जाइए बाबू, यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर फाइनल टोटल करिए, यहाँ पर इक्वल सम, इनको जोड़ेंगे आप, इतना आ रहा है, और इधर को भी जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ एकदम से बराबर आना चाहिए। एक बार देखिए, ये आपका एकदम बराबर आ रहा है ना। तो बहुत आराम से धीरे धीरे, आप एकदम से हड़बड़ाए नहीं, आराम से काम करें। ट्रेडिंग पीएल का एक पहले फॉर्मेट आप रेडी कर लें, उसके बाद से आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप खुद ही एकदम तसल्ली से देखेंगे कि कोई भी एंट्री छूटेगी नहीं, और आप बहुत तसल्ली से इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, ये बात थोड़ा-सा हो सकता है, ये बहुत कॉमन है कि अचानक से ना कभी-कभी एक आध पॉइंट में आप लोग लगता होगा कि अभी न्यू अगर होंगे 11th क्लास में डायरेक्टली एकदम से होंगे, जैसे कोई अगर सीपीटी कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन, उनके लिए तो थोड़ा-सा चीज़ें, थोड़ी-सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ा-सा एक यूज्ड टू वाला काम हो जाता है, तो फॉर्मेट ध्यान में होते हैं। लेकिन अगर आप अभी एकदम से 11th क्लास में हैं, तो थोड़ा-सा झटका लगता होगा कि अचानक से कोई भी इधर आ जा रहा है, कोई भी डायरेक्ट वाले पार्ट पे आ जा रहा है, कोई इनडायरेक्ट में, कोई डायरेक्ट में जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखिए आदमी बोलता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, 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 सीधी सी एक 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 बात है कि प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे, उतना अच्छा होगा। तो मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं अपना बात कर रहा हूँ, कि जब मैं ट्रेडिंग पीएल सीखा था, जब मैं 11th में था समझिए, तो 11th में आप कह सकते हैं, या जब भी मैंने स्टार्ट किया था इस चीज़ को, तो वहाँ पर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट का इसका जो फॉर्मेट है, वो 2 बार, 3 बार, 4 बार रह रह करके मैं बनाता था। बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स मिलेंगे, जब आपको मैं कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाऊँगा, वहाँ पर भी आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखना पड़ेगा। तब जाकर के फॉर्मेट्स थोड़े ध्यान में आते हैं, तो क्वेश्चन क्विकली बन जाते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 2 प्रॉब्लम्स के साथ में, क्या फाइनल अकाउंट के से रिलेटेड अगर हम बात करें तो, कि उनका ना लाइक ट्रेडिंग पीएल बनाने में ही आधे पौने घंटे से ऊपर लग जाते हैं। ये तो मैं आपको समझा करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन करने करने के टाइम में टाइम निकल रहा है, नहीं तो बहुत फास्ट होना चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चंस को बनाते हैं ना ट्रेडिंग पीएल के, तो उस टाइम में उनका टाइम की वजह से एग्जाम में चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। और जब वो ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं तो एक आध एंट्री छूट जाती है, क्योंकि उनका पूरा फोकस क्या होता है कि पहले ट्रेडिंग कंप्लीट करो, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, फिर नेट प्रॉफिट निकालो, फिर बैलेंस शीट बनाओ। उतना करने के टाइम पे अगर एक आध पॉइंट छूट गया तो बैलेंस शीट तो मैच होगा नहीं, आप चीजें जानते हुए भी मार्क्स पूरे नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करिए। मिलते हैं नए वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल अकाउंट फॉर नॉन कंपनीज, कंपनीज की तो बात ही अभी तक नहीं की है हम लोग ना, वो इसलिए उस फॉर्मेट की बात अभी ना करें, वो अलग से चैप्टर होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि नॉन कंपनीज का बेसिकली प्रोप्राइटरशिप हो गया, इस तरीके से अपन कह सकते हैं, जिसमें ट्रायल बैलेंस के नीचे नीचे आपको एडजस्टमेंट दिए रहते हैं, उन एडजस्टमेंट के साथ में हम लोगों को काम करना है। और ये एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है, अब नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बनेगा, और फिर उसको देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। ऑल राइट, हैव ए गुड डे डियर, बाय बाय।